हम्म। हाँ रीना, क्या हाल चाल है? सही। का जिशान, अपने वीडियो ऑफ कर लो। कितना लड़का साइकिल चला रहा है। रीना, आवाज आ रही है? हम्म। हाँ, मैंने ही वो करके रखा था। अच्छा खासा गैप हो गया। मैं तो अपना इस पे जो है, हम लोगों ने पिछले इसमें जो है, ईशान, इसको पिछले इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। अगर लेक्चर देखा हो ग्रुप में वाले तो देख सकते हैं। यूट्यूब पे पिछले लेक्चर है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। रीना, कहाँ तक हुआ था हमारा? मिजाज तक हुआ था, है ना? मिजाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि मिजाज किसका, सीने कहूलत का क्या रहता है, सीने शकूकत का क्या रहता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अखलाक को मिजाज से पहले पढ़ा जाए या मिजाज के बाद पढ़ा जाए, और अगर ऐसा पढ़ा जाए तो क्यों? जनरली पहले जो है, एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ ले हम लोग, क्योंकि जनरली बुक में नहीं लिखा रहता है। बुक में क्या नहीं लिखा रहता है? बुक में ये नहीं लिखा रहता है कि अगर मिजाज का कंसेप्ट अखलाक से पहले आ रहा है तो क्यों आ रहा है। पहले तो ऐसा होता है कि भाई अखलाक, हम कहते हैं कि इंसान का मिजाज जो है वो अखलाक से बनता है। जिस तरह का अखलाक होगा वैसी मिजाज होगा, है ना? जिस तरह का अखलाक होगा वैसा मिजाज होगा। दम है, ज्यादा दम का गलबा है तो दमी मिजाज, सफरा का गलबा है तो सफरावी मिजाज, और सौदा का गलबा है सौदाई मिजाज। दैट्स मीन्स कि अखलाक से मिजाज बन रहा है। तो अब जब अखलाक से मिजाज बन रहा है तो उसका जिक्र बाद में क्यों आ रहा है, मिजाज के बाद अखलाक का? इसके पीछे जो रीजन है इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो चीजें अखलाक को बना रही हैं, जो चीजें अखलाक को बना रही हैं, उनका अपना एक मिजाज है। और फिर उस मिजाज होने के वजह से
इखलात का फॉर्मेशन होता है, और फिर उस इखलात के फॉर्मेशन की वजह से किसी इंसान का मिजाज बनता है। कैसे कैसे? जैसे मैंने पढ़ाया था कि भाई मिट्टी का मिजाज है, क्या है मिट्टी का मिजाज? जल्दी बताओ, कामिल बताओ, मिट्टी का मिजाज क्या है? रीना तुम भी बताओ। सर्द खुश्क। हाँ वेरी गुड, बारी जाविस मिजाज है मिट्टी का सर्द मिजाज। सर्द कुछ। आग का मिजाज क्या है? गर्म ये सर उसमें नार में हरारत के साथ खुश्की। हार याबिस। ठीक है ना, हार याबिस। अब देखो इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं बाद में इखलात को, मिजाज की बात क्यों पढ़ा रहे हैं? असल में अब हम कहते हैं कि हमारे बॉडी का कंस्टिट्यूशन है इखलात के जैसा होगा, वैसा बनेगा, ऐसा ऐसा है, क्योंकि मिट्टी का एक मिजाज है बारिद याबिस। यानी कि अगर हमारे बॉडी में कंपोजिशन के हिसाब से मिट्टी की चीजें जो अगर उसका गलबा हो गया, तो जाहिर सी बात है मिजाज, इंसान का मिजाज भी बारिद याबिस है। तो दोनों एक दूसरे की रिसिप्रोकल है, इसको रिसिप्रोकल कहते हैं। पहले जिस चीज से बन रही है बॉडी, उसका एक अपना मिजाज होगा, और उस मिजाज के गलबे से इखलात का फॉर्मेशन होगा, और उस इखलात के डोमिनेंसी से फिर एक ह्यूमन टेम्परामेंट होगा। यानी कि मिजाज हर चीज का होता है। हमें बताया ना, मिनरल्स का भी मिजाज होता है, एक सिंगल मिनरल्स का अपना मिजाज होगा, मेटल्स के अपने मिजाज होंगे। और अगर वो मेटल्स, सपोज एक सिंपल एग्जाम्पल ने आयरन, ब्लड में आयरन है, आरबीसी में आयरन है, दम में आयरन है, तो आयरन का जो मिजाज होगा वही मिजाज दम में आएगा, और वो जो मिजाज दम में आएगा जो उसको बना रहा है, और दम का गलबा होगा, तो अब वो मिजाज बनेगा किसका? ह्यूमन का। इसीलिए पहले मिजाज को पढ़ाते हैं, फिर अखलाक को पढ़ाते हैं कि एक इंडिविजुअल मिजाज होता है और एक ह्यूमन इंडिविजुअल का मिजाज होता है। तो ये दोनों जो एक साथ चल रहा है, एक साथ कर रहा है, सीढ़ी है, पहले जो चीज बन रहा है उसका मिजाज है, फिर वो जिस चीज को बना रहा है उसका मिजाज है, और फिर उसके वजह से जो चीज बन रही है उसका मिजाज है। इसलिए मिजाज को पहले डिस्कस करते हैं और अखलाक को बाद में डिस्कस करते हैं। समझ में आ रही बात? और अब उस अखलाक की डोमिनेंसी से हम किसी भी ह्यूमन का मिजाज बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं, जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, समझने के लिए, समझना जरूरी है, समझने के लिए हम कहते हैं कि भाई बच्चों का मिजाज जो है वो हार रतब होता है ना? बच्चों का मिजाज हार रतब होता है, बहुत अच्छी बात है। क्यों होता है हार रतब? हार रतब इसलिए होता है कि उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा है, फ्लूइडिटी ज्यादा है, फ्लूइडिटी ज्यादा है, और उसके अंदर उसका बीएमआर ज्यादा है। बीएमआर ज्यादा है, फ्लूइडिटी ज्यादा है, तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगा तो रतूबत बनाएगा, बीएमआर ज्यादा है तो हरारत बनाएगा। तो हम कहते हैं भाई सीने नींबू का मिजाज जो हार रतब होगा, इसलिए हार रतब होगा कि फिजियोलॉजिकल बेसिस पे भी वो हार रतब है, इसलिए उसको बढ़ा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फ्लूइडिटी कम होती जाती है, बढ़ता है, वाटर कंटेंट कम होता जाता है। वाटर कंटेंट कम होता जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या कम होता जाएगा? हरारत तो रहेगी, लेकिन वाटर कंटेंट कम हो जा रहा है, तब उसको बारिश रतब, हार रतब ना करके हार याबिस करने लगता है, शबाब का मिजाज। अब इसी केस में अगर हम फीमेल का कंसेप्ट ले, तो फीमेल का मिजाज जो है एज कंपेयर बारिद होता है। अच्छी बात है, एज कंपेयर मेल टू बारिद होता है। एज कंपेयर टू मेल क्यों बारिद होता है? इसलिए बारिद होता है कि उसके अंदर हमें मालूम है कि बीएमआर कम होता है। हाउ यू कैन रिलेट योर यूनानी कंसेप्ट विथ साइंटिफिक कोरिलेशन? इट्स वेरी नेसेसरी। अगर आप यूनानी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज कुछ पढ़ने का मतलब नहीं, जिससे आप अपने आप को भी अप्रूव कर सकें, एमसीक्यूज भी अच्छे से बना सके, और उसका कोरिलेशन भी निकाल सके। भाई हमें सबको पता है, कोई पूछे कि भाई लेडी का मिजाज कैसे कह रहे हैं आपकी कम हरारत, अरे उसका बीएमआर कम है, उसके अंदर इसके फैट की क्वांटिटी ज्यादा है, बीएमआर कम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी कम होता जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई 65 साल के आदमी का मिजाज बारिद होगा। क्यों बारिद होगा? बीएमआर कम होता जाएगा। बीएमआर पता है ना, पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह से चीजों को हमें समझना जरूरी है। अब जब भी हम अखलाक की बात करते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, है ना? अखलाक की बात करते हैं, एक सवाल भी आया था किसने दिया है। जब हम अखलाक की बात करते हैं तो अखलाक की बात आता है कि भाई अखलाक का नजरिया बुकरात ने पेश किया। जब भी हम किसी फ्लूइड के बारे में कह रहे हैं तो वो अखलाक के जिम्मे में आता है।
ये खिल्त के ज़िम्मे में आता है, मिली जुली चीज है। असाब खलीद का नजरिया कौन सा गिरोह है, जल्दी बताओ। असाब खलीद का नजरिया रीना बताएगी। रीना, असाब खलीद का नजरिया किसने दिया था, किस गिरोह ने दिया था? पिछले पिछले मैंने रिकॉर्डिंग भी भेज दी है, पिछले इसमें डिस्कस भी किया था, तो बताना होगा कि असाब खलीद ये खिल्त से बना हुआ है। असाब खलीद मतलब बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ इंसान है ना, ये जो कुछ भी है लिविंग्स में। असाब खलीद का नजरिया किस गिरोह ने दिया है, जल्दी से बताओ। मतलब अनलिमिटेड एलिमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं। भूल गए? भूलना नहीं है। असाब खलीद का नजरिया 14वें गिरोह ने दिया है ना। असाब खलीद का नजरिया 14वें गिरोह नहीं है। हाँ, असाब खलीद का नजरिया 14वें गिरोह नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे, जब भी हम बात करते, एक और क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे होना चाहिए कोरिलेशन के हिसाब से। मैं किसी दिन एमडी के सवाल भी डिस्कस करूंगा, जितने सवाल आए मैंने आज रखा है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाई ब्लड में, अच्छा देखो यूनानी में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिसपे हम लोग हायर बुक को पढ़ना होता है ना। या तो आप हायर बुक पढ़ेंगे या उसको समझेंगे, अदरवाइज जो बातें उसूले तिब में लिखी हुई हैं उससे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हायर बुक्स थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अखलाक के बारे में लिखा हुआ है कि खून में चारों खिल्त पाए जाते हैं। चलो भाई बहुत अच्छा है। खून में दम भी पाया जाता है, सफरा भी पाया जाता है, और बलगम भी पाया जाता है, सौदा भी पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई खून की, में खून की बात हो गई। जो 5 लीटर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मूव कर रहा है, 5 लीटर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो मूव कर रहा है, अब इसी में दम भी होगा, इसी में सफरा भी होगा, इसी में सौदा भी होगा, और इसी में बलगम भी होगा। कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी चीज इस खून की बलगम में आती है, कौन सी चीज सौदा में आती है, कौन सी सफरा में आती है, कौन सी दम में आती है? तो हमें जानना होगा कि जब हम दम के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजिकली किस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, या किस चीज को उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भाई इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड 5 लीटर होता है, तो इसके अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितना होता है, रीना बताएगी। प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा 3 लीटर होता है ना। सेल जो है वो सेल 2 लीटर होते हैं, है ना। सेल 2 लीटर है और उसमें 5 लीटर। ये प्लाज्मा को जब भी हम अलग करेंगे तो सोच के बताओ कि ये प्लाज्मा जो हम ब्लड से अलग कर लिए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा खिल्त प्लाज्मा नहीं हो सकता है? दम, सफरा, सौदा, बलगम नहीं हो सकता। दम नहीं हो सकता। हाँ, दम नहीं हो सकता। वेरी गुड। क्योंकि दम की जो प्रॉपर्टीज है वो कोई भी प्लाज्मा की किसी प्रॉपर्टी से मेल नहीं खाएगी। भाई दम लाल कलर का होता है, प्लाज्मा लाल कलर का होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खून में जो साइंटिफिकली चीजें पाई जाती हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज ए खिल्त। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जो बातें, अच्छा खिल्त की बात कर रहे हैं तो हमेशा फ्लूइड ही होगा वो, है ना, उसमें कोई और चीज नहीं, फ्लूइड ही होगा। और फ्लूइड के साथ जो कुछ भी मिला हुआ हो। तो जब हम प्लाज्मा को अलग कर लिए तो अब हमारे पास बचा ब्लड सेल। ब्लड सेल में भी आरबीसी, और आरबीसी में भी आरबीसी के अंदर का फ्लूइड, अंदर का फ्लूइड मतलब जिसमें हेमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर का फ्लूइड जिसमें के हेमोग्लोबिन तैर रहा है या जिसके अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद है, उसको हम एज ए दम कह सकते हैं। क्यों? लाल कलर का, हेमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर बन रहा है। भाई ये तगजिया करता है, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो रहा है, प्लाज्मा से उसका क्या लेना देना, है ना। ये जो है इसको कहते हैं आजा को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये आरबीसी का काम है ना। अभी अभी आरबीसी नहीं, आरबीसी के अंदर का फ्लूइड जहाँ पे हेमोग्लोबिन है, जहां से अटैचमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी सॉलिड चीज को खिल्त तो कह नहीं सकते, उसको उसको क्या होना, खिल्त की पहली पहचान है कि रतूबत होना चाहिए। तो आरबीसी रतूबत तो है नहीं, आरबीसी तो एक स्ट्रक्चर है। तो कौन सी रतूबत की बात होगी? वो उस रतूबत की बात होगी जो आरबीसी के अंदर मौजूद है। उस रतूबत में हेमोग्लोबिन तैर रहा है। कितना हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, बताओ? 4। लग रहा था ये आंसर आएगा। तो ये बात क्लियर रहनी चाहिए, है ना, कि आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी की बात हो रही है, ये बात मैंने पहले ही पढ़ाई थी, तुम लोग शायद दूसरे लेक्चर में नहीं थे। एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं, सिर्फ एक आरबीसी के।
इन 1 आरबीसी मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन आर फाउंड, मिलियंस ऑफ, नो कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये बात सिर्फ गार्टन के एक लाइन में लिखी हुई है कि मोर देन 280 मिलियन, है ना, मोर देन 280 मिलियन हेमोग्लोबिन फाउंड इन 1 आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर। बाकी की तो बात ही छोड़ो, जो हमारा 45 लाख और 55 लाख है उसकी बात नहीं हो रही। एक के अंदर जो है 280 मिलियन तक हेमोग्लोबिन मौजूद रहता है। छोटा स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, तो केमिकल स्ट्रक्चर छोटे होते हैं। ऑक्सीजन को आप देख नहीं सकते, केमिकल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन को देख नहीं सकते, केमिकल स्ट्रक्चर। इसी तरह से हेमोग्लोबिन केमिकल स्ट्रक्चर है। तो उस केमिकल स्ट्रक्चर, चार कौन सा आंसर है? चार ये आंसर है कि एक हेमोग्लोबिन के चेन एक कितने होते हेमोग्लोबिन। हैं? एक हेमोग्लोबिन के चेन कितने होते हैं? तो 4 चेन होते हैं। एक हेमोग्लोबिन में आयरन कितना अटैच रहता है? तो 4 आयरन अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं सवाल आ गया कि आयरन हाउ मेनी आयरन अटैच इन 1 आरबीसी, ऑप्शन आपका रहेगा इन 1 आरबीसी, 4 भी ऑप्शन रहेगा, मोर देन मिलियंस भी रहेगा, 100 भी रहेगा। तो अब आरबीसी में लाखों हेमोग्लोबिन है तो उसके अंदर लाखों आयरन भी होगा। क्वेश्चन ट्विस्ट कर जाएगा। तो ये जहन में क्लियर होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अगर एक हेमोग्लोबिन में कितना आयरन अटैच रहेगा? तो 4 रहेगा, सब चार। दम का पार्ट है, 4 रहेगा। और अगर 4 रहेगा तो 4 आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 4 आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होगा, यानी कि एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। इस अटैचमेंट के बारे में बता दें कि वो अटैचमेंट जो ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, यही जो है रू के जिम्मे में आता है। रू के कसम, जो रू जब लोग डिफाइन नहीं कर पाते कि व्हाट इज रू इज नथिंग। रू का डिफिनेशन क्या है? रू का डिफिनेशन है कि जब कोई चीज हवा से निकल करके खून में शामिल हो जाती है, उस वक्त पता नहीं था। हवा मुस्तनशक एटमॉस्फेरिक एयर से कोई ऐसी चीज है जो बदन में शामिल होके खून में शामिल हो जाती है और खिल्त में शामिल हो जाती है, तो हम उसको रूह कहते हैं। तो क्या आ रही है भाई? ऑक्सीजन आ रहा है, किसके साथ अटैचमेंट हो रहा है? हेमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सी हेमोग्लोबिन आ रहा है, क्या कर रहा है? ये तगजिया पहुंचा रहा है, इसी से सारी एनर्जी मिल रही है। रूह से ही हम कहते हैं कि रूह से ही सारा काम, यही रूह है। ये जो एटीपी प्रोवाइड करा रहा है, रूह है। नहीं होगा खत्म हो जाएगी कहानी। खैर, खिल्त क्यों रहे? अब जब हम खिल्त को कह रहे हैं कि ये हो गई 4 हेमोग्लोबिन, 4 हेमोग्लोबिन 4 आयरन। जब 4 आयरन है तो 4 ही ऑक्सीजन अटैच होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम, कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। अब यहाँ पे 2 बात ऑक्सीजन हो गई। मॉलिक्यूल। हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा या ऑक्सीजन एटम अटैच होगा। और अगर ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करेंगे तो कितना, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 अटैच होंगे। कहीं किसी टफ सवाल में पूछ दिया कि एटम कितना आ जाएगा, तो फौरन 8 हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 एटम का बना होता है जी। ऑक्सीजन का, तो फौरन 8 पे आंसर चला जाएगा। ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात अगर फौरन आ गई कि भाई अच्छा ठीक है, हम बात कर दी, यहीं पे याद हो जाना चाहिए, एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन, 4 ग्लोबिन के साथ 4 आयरन अटैच, 4 आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच। इतनी बातें याद हो गई, इतनी बातें याद हो गई दम से रिलेटेड में, दम के जिम्मे में आ रही है। सेकंड अगर सवाल आ गया कि भाई ठीक है ये बात हो गई, अब बात आई कि हमारा हेमोग्लोबिन कंटेंट कितना है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में, अप्लाइड इसमें सब लोग जानते हैं, जो लोग क्लिनिक कर रहे हैं, जो भी नहीं भी कर रहे थे उनको मालूम है कि भाई 14 से 16 ग्राम और 13 से 12 ग्राम नॉर्मल रेंज में आता है। हेमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इतना होना चाहिए हेमोग्लोबिन, तो हम नॉर्मल कहलाएगा। ये हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी है, अमाउंट है। अब सवाल अगर आ गया है कि भाई ठीक है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन अटैच होता है? रीना पढ़ा चुके हैं, जल्दी से बताओ। रीना बताओ जल्दी से, 1 ग्राम अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें, उससे कितना ऑक्सीजन अटैच होगा? ये एक अलग बात हो गई। उससे अटैच होगा 1.34 ml ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑक्सीजन अटैच होगा। सब अलग अलग क्वांटिटी है, याद रखना। 1.34 ml ऑक्सीजन अटैच होगा किसके साथ? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के साथ। ये बात हो गई। सब दम के जिम्मे बात आ रही है, सब दम से रिलेटेड है। फिर यही बात आ गई कि ठीक है,
1.34 ml ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। तो 15 ग्राम के साथ कितना होगा, किसी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो ऑन एवरेज माना जाता है कि 20 ml ऑक्सीजन अटैच होता है। ऑक्सीजन के अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग बात है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर के अमाउंट बनेगा। अगर हम कह रहे हैं 20 ml ऑक्सीजन, तो पता नहीं उसमें अरबों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकोगे, अरबों। जैसे हम बोले 20 ml ऑक्सीजन, तो उसमें अरबों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना। वो एक केमिस्ट्री अगर तुम लोग को शायद याद नहीं हो, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें याद रहता है कि भाई O2 अगर कह रहे हैं तो 16 ml ऑक्सीजन में 6.023 × 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल मौजूद होगा 1 ग्राम में। तो मॉलिक्यूल अगर हम कह रहे हैं कि 20 ml ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का अमाउंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हमेशा वो हेमोग्लोबिन के साथ आएगा। तो एक हेमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ये अलग बात हो गई। और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेके चल रहा होगा, ये अलग बात हो गई। इसी तरह से 15 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो 20 ml ऑक्सीजन लेके चल रहा होगा, 20 ml ऑक्सीजन लेके घूम रहा होगा बॉडी में। कितना कितना 15 ग्राम। कितने ब्लड में है ये, सिर्फ 1 डेसीलीटर की बात हो रही है। जनरली हमारे पास 5 लीटर ब्लड है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ऑक्सीजन टहल रहा है बॉडी में, है ना, कितना ऑक्सीजन मूव कर रहा है। ये सब का सब मामला दम के साथ है। ये सारे क्वांटिटी ब्लड का जो पार्ट हो रहा है दम के बाद है। अब तो अगर दम ये है तो भाई बाकी क्या है, बाकी जो भी चीजें हैं प्लाज्मा में है। बाकी जो भी चीजें हैं वो प्लाज्मा के अंदर। भाई ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, अल्बुमिन है, व्हाइट होता है। सबको मालूम है अल्बुमिन चढ़ाता है, अल्बुमिन का पैकेट ही व्हाइट होता है। तो व्हाइट होता है तो बलगम में आएगा, है कि नहीं। प्लाज्मा कलर जो है बलगम में आएगा। बिलिरुबिन होता है, सब लोग जानते हैं कि बिलिरुबिन, भाई ब्लड में ऐसा नहीं कि बिलिरुबिन होता है। अब जैसे यहाँ पे बिलिरुबिन के बारे में बात करें, 2 तरह का बिलिरुबिन होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ब्लड में जनरली कंजुगेटेड बिलिरुबिन घूमता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। वो एक लंबी 1.5-2 घंटे क्लास है, अगर उसी बिलिरुबिन पे डिस्कस शुरू हो जाए तो। खैर, अब जो यहाँ पे मेरा एक बताने का मकसद क्या है कि जिसको हम रतूबत उरुकिया कह रहे हैं वो है हमारा ब्लड। रतूबत उरुकिया ब्लड है, वेन में हो चाहे आर्टरीज में हो, सब मिला करके, चाहे कैपिलरीज में हो। जिसको हम रतूबत तजावीफ कह रहे हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है फ्लूइड बिटवीन 2 सेल्स। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रॉब्लम कहाँ थी, रतूबत खलिया, रतूबत उस्तुखसिया, रतूबत जोहरिया, रतूबत अंसुरिया, ये सब है इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। सवाल कैसे आएगा, हम एमटी का टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सवाल आ जाए, सवाल आएगा घूम कर। सवाल अगर ये आ गया कि वो कौन सा फ्लूइड है जिसको खिल्त में शामिल नहीं किया जाता है, इंटरस्टिशियल, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रावेस्कुलर, है ना, या फिर ट्रांससेलुलर, क्या आंसर बताएंगे। बुक में तो लिखा हुआ है कि जो रतूबत गरीजिया है, जो रतूबत जोहरिया है, रतूबत उस्तुखसिया है, रतूबत खलिया है, ये सब इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो आपको बुक पे एज सच मॉडर्न वे में नहीं लिखा हुआ है, मेरी बुक में लिखा हुआ है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो उसको खिल्त में नहीं शामिल करते हैं। ये चाहे, है ना, यूनानी फिलोसफर्स की अपनी एक कुछ फिलॉसफी रही होगी कि भाई हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड को खिल्त में नहीं शामिल करेंगे जो कि आज़ा के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम रतूबत खुलिया कहते हैं, इसको हम नहीं करेंगे। तो अगर आ गया इन सब में से कोई बात नहीं लिखी हुई, लिखा रहा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो वो जो फ्लूइड होगा जो सेल के अंदर होता है वो खिल्त में शामिल नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो सारे फ्लूइड मौजूद हैं, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट खिल्त में शामिल ही नहीं है, क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है खिल्त में शामिल नहीं है। ज्यादा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 28 लीटर। एक 70 kg के आदमी में 28 लीटर जो होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा 42 लीटर में, और 14 लीटर जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में सब आएगा, सब मतलब इंटरस्टिशियल भी, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा भी, ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी। जो सेल के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो सेल के अंदर है वो इंट्रासेलुलर। सीधा जो भी सेल के बाहर, तो सेल प्लाज्मा सेल के बाहर है, भले वेसल में बाहर है,
ट्रांसफर फ्लूइड एक डिफरेंट इसमें होते हैं, कैविटीज में होते हैं, चाहे वो एक्वस ह्यूमर हो, चाहे पेरिटोनियल फ्लूइड हो, चाहे वो प्लूरल फ्लूइड हो, चाहे वो विट्रस ह्यूमर हो, चाहे वो कहीं भी हो, साइनोवियल फ्लूइड हो, चाहे सीएसएफ हो। सीएसएफ कितना है सवाल इसी तो आता है, हाँ, अमाउंट ऑफ द सीएसएफ इन द बॉडी, सीएसएफ कितना है 150 ml, याद रखिए सीएसएफ जो है 150 ml होता है नॉर्मली, सबका अलग अलग है सारे फ्लूइड्स का, मेरी मॉडर्न वाले बुक में सब फ्लूइड को एक साथ लिखा हुआ है। खैर, जहां नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछ सकते हैं कहीं भी। सर हाँ बताओ, एनीथिंग। सर हाँ बोलो। आपने जो हीमोग्लोबिन वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि एक हम्म, आरबीसी में मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन है और फिर एक हाँ हीमोग्लोबिन में 4 आयरन और फिर 4 ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट है। हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल। केमिकल स्ट्रक्चर आयरन के है साथ ही, हीमोग्लोबिन आयरन का, मतलब आयरन के वो तो साथ ही पता ही ऑक्सीजन नहीं है। अटैच रहता है, नहीं पता है? जी नहीं अरे पता है, लेकिन हाँ, बोलो सर बोलो। हीमोग्लोबिन मतलब आपने बोला मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे पता चला है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 आयरन अटैच है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो हमें दिखता ही नहीं है ना। वेरी गुड, आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च में इवन ये भी पता है कि हेमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन चेन होता है, हेमोग्लोबिन में एक हेमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन है, और उस एक ग्लोबिन चेन में जो है 146 एमाइनो एसिड लगा हुआ है। इवन वो किस एमाइनो एसिड से बना है, मेथियोनिन, सेरोनिन, अभी डिस्कस, तुमको अच्छा सवाल पूछी तुम, तो माइंड में मेथियोनिन, सेरोनिन क्या कौन कौन से एमाइनो एसिड लगे हुए हैं ये भी पता है। अटैचमेंट तो बोलते उस हेमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन से एमाइनो एसिड एक चेन में 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, जी पढ़ा है ना, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा, एक बीटा चेन 139 का, एक 146 का, 2 अलग अलग एमाइनो एसिड पे कौन कौन सा अटैच है एक के बाद वो भी पता है, कौन से एमाइनो एसिड अटैच है ना। बायोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम, बायोकेमिस्ट्री वाले सब करते हैं। अच्छा, और इसी से एक बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि एक बीमारी का नाम है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, जानती हो ना सिकल सेल एनीमिया? सिकल जी सेल जी। एनीमिया का नाम सुना है? इसी सिकल सेल एनीमिया में जी क्या होता है, हाँ क्या होता है, पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि उसका 5th पोजीशन पर, शेप। सुनो सुनो उसकी बेसिक समझ लो, जो हेमोग्लोबिन चेन बना है ना 146 एमाइनो एसिड का, उसके 5th पोजीशन पे जो एमाइनो एसिड लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, 20 तरह के एमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलीन आके लगता है, जहां पे लगना चाहिए ग्लूटामिक एसिड वहां पे आके लगता है वैलीन, और सिर्फ एक एमाइनो एसिड के रिप्लेसमेंट की वजह से, ओनली 1 एमाइनो एसिड रिप्लेसमेंट इन द हेमोग्लोबिन कॉज सिकल सेल एनीमिया, उस वैलीन लगने की वजह से सॉल्युबिलिटी हेमोग्लोबिन की जो है उस आरबीसी के फ्लूइड में कम हो जाती है, और उस सॉल्युबिलिटी की कम होने की वजह से आरबीसी को जब ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है उसका शेप जो है कैसा हो जाता है, सिकल शेप, और जब वो सिकल शेप हो जाता है तो तेजी से टूटता है। तो क्या पता चला, पता ये चला कि यहां तक पता है कि जो हेमोग्लोबिन का चेन बना हुआ है 146 अमाइनो एसिड का, उसके 5th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जनरली लगा रहता है, वो जब रिप्लेस हो जाता है उसके जगह पे वैलीन आके लग जाता है तो एक बीमारी पैदा होती है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो ये पता करना कि एक हेमोग्लोबिन चेन के साथ, है ना, 4 आयरन जुड़ा हुआ है, उस आयरन से ही ऑक्सीजन आके अटैच होता है, कहीं और जगह नहीं जाता है। ग्लोबिन का जो एक पूरा चेन है किसी एमाइनो एसिड से आकर के नहीं जुड़ेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आयरन से ही आगे जुड़ेगा, और यही वजह है कि अगर आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का अटैच कम रहेगा, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का अटैचमेंट कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी और मामला गड़बड़ा जाएगा, मरीज हाफने लगेगा क्योंकि उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। एनर्जी इसलिए नहीं प्रोवाइड हो रहा है कि ऑक्सीजन का अटैचमेंट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन अटैचमेंट नहीं हो रहा है तो एटीपी नहीं बन रही है, एटीपी नहीं बन रही है तो चल नहीं पा रहा है। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, फिजियोलॉजी से स्टार्ट होकर चीजें कहां तक जाती हैं, मेडिसिन तक जाती है। फिजियोलॉजी नॉर्मल, एबनॉर्मल और हाउ टू बी डायग्नोज एंड हाउ टू क्योर, है ना, नॉर्मल, एबनॉर्मल, हाउ टू बी डायग्नोज, हाउ टू क्योर, कितना कितना मैं जब पढ़ाता हूं तो कितना सीक्वेंस चीजों का है। अब कोई भाई एक आम आदमी है, हमारे और आम लोगों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, एक डॉक्टर्स में और एक आम जो बैठा हुआ है कहीं पर झोला छाप डॉक्टर, उसकी
क्या क्या फर्क होना चाहिए? फर्क ये होना चाहिए कि कोई भी लेडी आ रही है एनीमिया, उसको देख के लग रहा है कि हाँ ये इसका पैलर है, इसको एनीमिया है, वो भी जानता है कि इसको आयरन गोली देना चाहिए, वो जानता है कि आयरन गोली देंगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बस यहीं तक जानता है, वो बस यहीं तक जानता है। आज तो 10वीं क्लास के बच्चे के इसमें है सिलेबस में कि आयरन से ठीक हो जाता है एनीमिया। ये डिफरेंस नहीं है। एक डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि अगर हम उसको प्रॉब्लम हुई है तो क्यों हुई है, उसको कंप्लेन अगर उसकी है तो वो कंप्लेन किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, और हम उसको ठीक कर रहे हैं तो हमारा ठीक करने का मैकेनिज्म क्या है। ये होती है नॉलेज, और एक होता है कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज जो कि आपको फील्ड में लेके जाना है, चाहे आप एमडी करें ना करें, चाहे आप जो आपको फील्ड में लेके जाना है। नॉर्मल चीजें क्या है, प्रॉब्लम क्यों हुई, प्रॉब्लम के बाद जो कंप्लेन लेके आ रहा है उसकी क्या वजह है, और उस कंप्लेन को हम ठीक तो कर रहे हैं लेकिन ठीक क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 स्टेप्स आप पता होना चाहिए। यही आम पब्लिक में और डॉक्टर में फर्क होता है। कोई नहीं जानता कि पैरासीटामोल से दर्द ठीक होता है, डॉक्टर को क्या जाना है पैरासीटामोल कैसे ठीक कर रहा है, क्या कर रहा है। इसीलिए फार्माकोलॉजी में चीजें पढ़ाई जाती है कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकेगा, पेन खत्म तो है। तो डिफरेंस हुआ एक आम डॉक्टर में, एक झोला छाप डॉक्टर में। दवा तो सब जानता है और प्रॉब्लम भी सब जानता है। इसीलिए जानना बेसिक ये जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। भाई एक एनीमिया की पेशेंट अगर हाँप रही है तो क्यों हाँप रही है, क्यों उसकी सांस फूल रही है, उसके पीछे क्या वजह है। वजह यह है कि ऑक्सीजन का अटैचमेंट नहीं हो रहा है, वजह है कि उसको एटीपी नहीं बन रही है, उसके अंदर एटीपी नहीं बन रही है तो उसको एनर्जी क्राइसिस हो रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है तो तेज तेज सांस ले रही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, इसलिए वो कंप्लेन लेके आ रही है, इसलिए वो थक जा रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रही है, और ज्यादा थक रही है तो उसको चक्कर आने लग रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच रहा, तो चक्कर खा के गिर रही है। तो ये जो है ना, ये जो आपका सीक्वेंसेस है ये क्लियर होना चाहिए, तब आप चीजों को। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि सिर्फ एक एमाइनो एसिड के रिप्लेसमेंट से जो सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो वो एक है। अच्छा, ऐसे भी नहीं है प्रॉब्लम कि ठीक हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जीन के साथ चलता है, जीन के साथ चलता है, और जीन के साथ इसलिए चलता है कि जिस जीन का काम है, क्या जीन का काम है, प्रोटीन बनाना, सीक्वेंस में प्रोटीन बनाना। ऐसा नहीं कि भाई प्रोटीन बना रहे हैं तो जैसे घर में रोटी बन रही है तो एक चपटी बन गई तो एक गोल बन गई तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। जैसा डायरेक्शन में वैसी बनेगा तभी चलेगा। वहां डिफेक्ट आया तो पता चला कि जहां पे ग्लूटामिक एसिड को होना चाहिए था वहां पे वैलिन आके लग गया, तो उसका क्योर भी नहीं है। क्योर यही है कि उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाए। हाँ, उसके सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा कि तुम ये सवाल पूछ ली। समझ में क्या आई बात। एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन, बट एक हेमोग्लोबिन अटैच विथ 4 आयरन एंड 4 आयरन अटैच विद द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, but 1 gram hemoglobin carry 1.34 ml of oxygen and 15 gram hemoglobin carry 20 ml of oxygen on average। जैसी कम होगा हेमोग्लोबिन वैसी ऑक्सीजन अमाउंट कम हो जाएगा, तो सारे बॉडी को एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। और यही होता है, यही होता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, हाँ क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, रतुबत उस्तुकुसिया के हैं, जोहरिया के हैं, गरीजिया के, सब के हैं, जहां भी इन सारों का एक ही टर्मिनोलॉजी है, वो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, भूलना नहीं है। ये सब नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, खलिया सेल के अंदर, उस्तकुसुतिया बेसिक, जौहरिया मेन, उनसुरिया एकदम ही उनसुर वाला, रतुबत सब इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंट्रा का वर्ड ही अंदर के माने में आता है, इंट्रा क्लास है ना, यानी कि इंट्रा सिटी कंपटीशन और एक ही सिटी दूसरी सिटी के लोग नहीं वो कर सकते। इंट्रा क्लास क्लास के अंदर, इंटर क्लास 2 क्लास के बीच में। तो जैसे ही वर्ड आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट्स मीन 2 सेल के बीच के बारे में बात हो रही है। जैसी बात है इंट्रावेस्कुलर, मतलब वेसल्स के अंदर की बात हो रही है। इंट्रा के मतलब ही अंदर, इन बिट होता है। ये तो कहीं जहां भी आएगा उसको आप फट से कोरिलेट कर दीजिए। इखलात में शामिल नहीं है, उसकी वजह जो भी हो, है ना, जो भी हो। अब वहां पे हम लोग पढ़े थे भाई, ले दे के वही बात बार बार आती है। खिल्त वो रतब सयाल है जिसके तरफ गजा अव्वलन मुस्तहिल होती है। व्हाट डज इट मीन, गजा अव्वलन मुस्तहिल होती है, लिखा हुआ है। अब मैं इनसे कई टीचरों से पूछता रहा, अपने टीचरों से, कि गजा अव्वलन मुस्तहिल होने का क्या मतलब है। हम इसको नॉर्मल इसमें कैसे समझ के, खिल्त वो माता रतब सयाल है जिसकी तरफ गजा अव्वलन मुस्तहिल, क्या कोई ऐसी चीज है
जो गजा खिल्त की तरफ जा रही है या खिल्त गजा की तरफ आ रही है। एक कंसेप्ट है कि भी खिल्त बनता है जिगर में, यानी कि जो कुछ भी माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन से लेकर के पोर्टल वेन तक जब तक नहीं गई है गजा, गजा गजा के बारे में बात हो रही है। ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि जो रुतूबत इस्तेमाल हो रहा है वो खिल्त में शामिल नहीं है, बाइल जो है खिल्त में शामिल नहीं, ऐसा नहीं। जो बनना अल्टीमेटली किसको है, गजा को। गजा को, वो गजा कब बनेगी, खिल्त के बारे में आएगा कि भाई गजा जब वो लीवर में चली जाए। यानी कि पहला कंसेप्ट है कि खिल्त बनता है जिगर में, तो जिगर में ही बनेगा खिल्त। किससे बनेगा, गजा से बनेगा। अल्टीमेटली जो कुछ भी हम खाते हैं उसी से सारी चीज बनती है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं खाते वो बन जाती हो, जो कुछ भी खाएंगे उसी से बॉडी के अंदर सब कुछ बनना है। प्रोटीन बनना है, कार्बोहाइड्रेट बनना है, फैट बनना है, तो खिल्त भी उसी से बनेगा जितनी रुतूबत है। हम अगर आयोडीन लेना बंद कर दें तो थायरोक्सिन बनना बंद हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बोलो बोलो। सर ये रुतूबत ऊला में हम लोग जब यूजी में थे, हाँ तो हाँ। एक कंसेप्ट था कि मेजेंट्रिक आर्टरीज जो एब्जॉर्ब करके लेकर जाती हैं लीवर तक इसको, हाँ। उसको पहले हम लोग समझते थे कि रुतूबत ऊला। अच्छा। अब इसमें एक लाइन जो आपने शामिल कर दी, जिगर में इस्तेहाला, हाँ। इस्तेहाले के बाद, तो दैट हम्म। मीन्स जिगर में एक इस्तेहाला हो गया अपना, जो भी डाइजेशन होना था लीवर लेवल पर, वो डाइजेशन होने के बाद वो खून में शामिल हो गया, तो वो हम उसको रुतूबत उला कहते हैं, और यही हमारा हाँ सही भी है। यही तो सही, ये मेजेंट्री से मेजेंट्रिक तो से लेना यहाँ देना तक जो नहीं है। आता है, हाँ। मेजेंट्रिक से जो लीवर तक आता है, हम्म। इसको किस में शामिल करेंगे फिर? बता रहा हूँ। देखो बेसिकली पूरा पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम क्या है कि जो कुछ भी डाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइनल डाइजेशन हुआ और इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन हुआ थ्रू पोर्टल वेन जिगर में गया, ठीक है ना, 80% चीजें चली गई। कुछ चीजें जो है सबक्लियन वेन की तरफ फैट जो है दूसरी जगह एब्जॉर्ब हो गई। पहली चीज जो बनेगी जिगर के अंदर, पहली चीज, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द एनीथिंग। जिगर में तो 1000 काम हो रहा है, लेकिन हम मोटा मोटी समझें कि सबसे पहले जिगर जो बना दिया, बाइल बना दिया। बाइल बना दिया। बाइल किस में है शामिल, सफरा में। लीवर में बाइल बना, और ये इसको हम कहते हैं कि सफरा जो है क्या है, बाइल है। सिर्फ बाइल सफरा नहीं है, लेकिन एक बाइल का जिन्स है सफरा। सफरा और बाइल को हम एक को रिलेट करके चलते हैं। ये जो बाइल बना है ना, जिगर में सेल बाद हासिल होती है, खून में शामिल हो जाती, इसको हम कहेंगे रतुबत उला। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि रतुबत उला और रतुबत सानिया को कैसे हम अलग कर दें, क्योंकि वर्ड से तो समझ में नहीं आता, सेंटेंस से समझ में नहीं आता, कैसे हम रतुबत उला रतुबत। सिर्फ बात इसकी बाइल की नहीं है, जिगर में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, उसमें आती है रतुबत, उसको हम मान लेंगे भाई अब रतुबत सानिया क्या कह रहा है, जो उरूक दमविया से मुतरशा होकर नुजुज पाकर आजा के जख्मों और खलाओं में जमा हो जाती हैं, या आजा और गुदूद में नुजुज पाकर खून में शामिल होती। ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है अगर आप रतुबत उला रतुबत सानिया को समझना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि लीवर में पहला जो कुछ बना, बाइल बना, रतुबत उला है ना, बाइल बन गया और सफरा में कन्वर्ट हो गया। जिगर में इस्तेहाल की बात होती है, खून में शामिल हो जाती है, खून में शामिल हो गए भाई, बाइल खून में शामिल हो, ठीक है चल रहा है। अब आप आओ कि रुतुबत सानिया किसको कहेंगे, यही ब्लड जिगर से निकल करके है ना, हेपेटिक आर्टरी निकल के, यही ब्लड जो हर जगह चीजों को पहुंचाती है, और पहुंचाने के बाद वहां दूसरी चीज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं रतुबत सानिया। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हार्मोन हैं वो रतुबत सानिया में शामिल है। कैसे शामिल है, आपने आयोडीन खाया, ब्लड आयोडीन में गया, और अब ब्लड जो है आयोडीन किसको देगा, थायराइड ग्लैंड को। ठीक, थायराइड ग्लैंड को देगा। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है क्या बनाएगा, थायरोक्सिन बनाएगा। किसके मदद से बनाया, ये बनाया कि भाई ब्लड जो थायरोक्सिन लेकर के आयोडीन लेकर के आ रहा है, उसको ये कैरी कर रहा है, और उसको कैरी करने के बाद थायराइड ग्लैंड में एक अलग चीज बन रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं थायरोक्सिन। किसके मदद से बन रही है, ब्लड जो सामान लेके आया उसी से बनेगा। थायराइड ग्लैंड के पास अपना सामान तो है नहीं, आयोडीन लेकर के आया उससे बनेगा। तो जो कुछ भी किसी दूसरे जगह पे फॉर्म होता है
इन अदर देन लीवर, और वो ब्लड के चीजों को ले जाने के वजह से होता है, उसको हम रतूबत सानिया कहेंगे। और जो कुछ भी जिगर में बन रहा है फर्स्ट टाइम में मेटाबॉलिज्म जो वहां पे हो रहा है, उसको हम रतूबत उला कहेंगे। इसको सर समझने के लिए हमने अच्छा, ऐसे समझने के लिए दूसरी चीज क्या है कि जो कुछ भी जहां तक डाइजेशन के लिए बाद, जब तक जिगर में कोई चीज नहीं आ रही है, दैट इज रतूबत, वो खिल्त हो ही नहीं सकती, है ना। जो कुछ भी हमारा सामान, जो भी गजा हमने खाया है, अगर वो जिगर में नहीं पहुंचा है तो वो खिल्त हो ही नहीं सकता। हाँ बताओ। इसको सर हमने ऐसे याद करा है कि लीवर के लेवल पर जो चीज बनकर खून में शामिल हो रही दैट इज रुतूबत उला, और सेल्स के लीवर में, अंदर हाँ लीवर में। हाँ और ऐसे ही जब सेल्स अपना माइटोकॉन्ड्रियल यूज करके और उसको डाइजेस्ट करता है तो दैट इज रुतूबत सानिया। ना ना, इस गलत तरीके हो से गया। याद करें। याद करना, इसलिए मैंने याद तो पूछा कर ले, आपसे, कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए मैंने कंसेप्ट का, आपसे पूछा। हाँ कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो गया। कंसेप्ट इसलिए गलत हो गया कि भाई लीवर के सेल्स में भी, लीवर के सेल में भी जो कुछ भी कन्वर्सेशन हो रहा है, वो जी सेलुलर लेवल पे ही हो रहा है। जी और माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये नहीं है कि वो रतूबत बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो ऑक्सीडेशन है। जो कुछ भी जी बनेगा, चाहे वो फैट्स बन रहा हो, चाहे वो प्रोटीन बन रहा हो, वो सारा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, जी गोल्जी अपरेटस का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो जी रोल ही नहीं है। जी माइटोकॉन्ड्रिया तो डायरेक्ट एटीपी बना देगा, जी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए हमें याद करना है कि रतूबत उला, जो कुछ भी जिगर में फर्स्ट टाइम में बन गया, उला का मतलब ही फर्स्ट होता है, जी जी आसानी का मतलब होता है सेकंड। सिंपल तरीके से याद रखना, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट टाइम गजा जिगर तक पहुंच गई डाइजेशन के बाद, वहां पे जो भी मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस हो जाए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, वहां पे जो बाइल बन जाए, बाइल का कंजुगेशन हो जाए, ये जो फर्स्ट टाइम जिगर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और जो रतूबत बन रही है, वो रतूबत उला कहलाएगी। और उसके बाद वो वहां से ब्लड के थ्रू जो कुछ भी कहीं दूसरे चीज में जो कुछ भी रतूबत बन रही है, वो रतूबत सानिया कहलाएगी। और उसका उसका बेहतरीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें सलाइवा, जिस तरह से हार्मोन है वैसी सलाइवा है। सलाइवा जी रतूबत उला होगा या रतूबत सानिया होगा? रुतूबत सानिया। रतूबत सानिया होगा। क्यों? क्योंकि वो सलेवरी ग्लैंड में बन रहा है, वो ब्लड से लेकर बनाया उसने ग्लैंड में। ब्लड से लेके बना है। उस ग्लैंड ने ब्लड से चीजें ली हैं, जो कुछ भी उसको प्रोटीन चाहिए, एमाइलाइज बनना है तो प्रोटीन चाहिए, तो भाई इंजाइम बनना है, प्रोटीन चाहिए, कहां से आया? ब्लड से आया। थायराइड ग्लैंड कहां से ले रहा है? ब्लड से ले रहा है, आयोडीन। भाई टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए जो स्टेरॉइड चाहिए कहां से आएगा? ब्लड के थ्रू आएगा। तो लीवर में जो कुछ हो बन के होगा, वो रतूबत उला होगा। अब वो रतूबत उला कहीं प्रोवाइड करे दूसरे जगह पे, कोई भी चीज, कोई भी रतूबत बनेगी, वो रतूबत सानिया होगी। इट्स वेरी सिंपल, है ना, ये बहुत सिंपल है। इसको इसीलिए जब कभी भी कोई क्वेश्चन किसी भी ग्लैंड का सिक्रेशन आ जाएगी, रतूबत उला है या रतूबत सानिया है, तो रतूबत सानिया पे ग्लैंड बना है। जिगर कोई चीज बना रही है तो भाई बाइल बना रहा है, तो रतूबत उला। सिंपल, समझ में आएगी बात? जी सर। हाँ, बस इतनी याद रखो। अच्छा, अब हजम के लिए हरारत रतूबत लाजमी है, बिना यही होता है, हरारत उस लेवल पे जितने डाइजेशन चाहिए। क्यों जरूरी है? अब देखो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो गया, वाई फॉर प्रॉपर डाइजेशन हरारत एंड रतूबत लाजमी? भाई रतूबत लाजमी है कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, सबको मालूम है ना। गैस्ट्रिक जूस चाहिए तो गैस्ट्रिक जूस रतूबत है। भाई पैनक्रेटिक जूस चाहिए, रतूबत है। सब ठीक है। हरारत क्या कह रहा है? हरारत क्यों कह रहा है? अब यहाँ पे कैसे, कौन बता सकता है? टीचर बता सकता है। इसलिए चाहिए कि भाई हमें मालूम होना चाहिए कि एवरी एंजाइम नीड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर इट्स ऑप्टिमम फंक्शन। लिखा हुआ है ना, फिजियोलॉजी जी सर। किताब में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी एंजाइम एक प्रॉपर टेम्परेचर पर काम करेगी, या अदरवाइज वो टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब एंजाइम का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डाइजेशन कैसे होगा? सारे जूस में एंजाइम मौजूद हैं। दैट्स वाई हरारत और रतूबत लाजमी है। सिंपल है, कोई उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी है। बस ये है कि आदमी को जहन सोचने वाला होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्यों कर रहा है ऐसा। भाई यूनानी अगर कोई चीज करी, उसका उसका हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या है?
कोई भी एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा, कम नहीं, ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं होगा हजम, सीधी बात है। रतूबत कम हो जाएगी, HCl नहीं बनेगा, चीजें नहीं बनेंगी, डाइजेशन खराब होगा, रतूबत लाजमी है। तो हजम के लिए हरारत और रतूबत लाजिम है। अच्छा, अखलात कुव्वत मुगैयरा किसको कहते हैं? कुव्वत मुगैयरा कहते हैं चेंज करने वाली कुव्वत को। जब तक चेंज करने वाली कुव्वत मौजूद नहीं होगी, अखलात आज़ा के सूरत इख्तियार कर लेते हैं, मुगैयरा से तलील होकर। यूनानी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, समझना जरूरी है। क्या कह रहा है? अखलात कुव्वत मुगैयरा की वजह से तलील होकर आज़ा की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। कैसे भाई? सिंपल बता रहा हूं। क्या खाते हैं हम लोग? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स में क्या होता है? प्रोटीन जमा होते हैं। जमा, आप सबको पता है ना कि मसल फाइबर का रीजनरेशन नहीं होता, मसल फाइबर का नंबर नहीं बढ़ता, उनकी लेंथ अब जो है, मसल फाइबर्स के क्या बढ़ते हैं? लेंथ होता है और उसकी विथ बढ़ती है। हाँ, यही पता, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज करो, चाहे कितना भी खाओ, उसकी लेंथ और विथ में ग्रोथ होता है, उसके नंबर नहीं बढ़ते। क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आप प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं, वो प्रोटीन उस मसल फाइबर में जाके डिपॉजिट हो रही है, और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो जो है क्या हो रहा है? वो आपकी बॉडी बनती चली जा रही है। किससे बनी? प्रोटीन से। कहाँ गई? खिल्त के थ्रू गई। कहाँ जाके क्या बन गई? आज़ा की सूरत इख्तियार कर ली। कब इख्तियार कर सकता है? जब आपके अंदर वो प्रॉपर्टी हो। किसी 70 साल के आदमी को कहो तुम प्रोटीन खाइए और अपनी बॉडी बनाइए, पॉसिबल होता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कुव्वत मुगैयरा, होगा भी तो बहुत टफ है, उसकी कुव्वत मुगैयरा चेंज करने की कुव्वत वैसी नहीं है जैसे यंग की होगी, जैसे सीने शबाब में होगी। वो कुव्वत मुगैयरा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती, इसीलिए कोई इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता, आदमी का एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुव्वत मुगैयरा का प्रॉपरली चेंज ना होना ही एजिंग का एक खास वजह है। हम कह सकते हैं कि कुव्वत मुगैयरा कमजोर होती है, वो भी जैसे कहते हैं ना, जीन जो है टीलोमेयर छोटा होता है। साइंस के बाद इसमें बात करें तो टीलोमेयर छोटे हो जाते हैं, एजिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल इसको माना गया है। यूनानी क्या कर सकते हैं? कुव्वत मुगैयरा की कैपेसिटी धीरे धीरे चेंज हो जाती है, इसलिए एजिंग होती है। क्यों? रिंकल्स आपके रिप्लेस नहीं होते, डेड सेल रिप्लेस नहीं होते। डेड सेल को प्रॉपर रिप्लेसमेंट कब होता है? हमें पता है ना कि स्किन की सारी लेयर 1 महीने में चेंज हो जाती है। स्किन की लेयर जो 1 महीने में चेंज हो जाती है। क्यों? और ये बुढ़ापे में नहीं होता रिंकल्स का। क्यों? क्योंकि अभी जो काम कर रही है कुव्वत मुगैयरा, वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट करती है, तो स्किन यंग रहती है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, एज ज्यादा होगी, तो कुव्वत मुगैयरा काम करना कम कर देगा, तो रिंकल्स पैदा होने लगेंगे, वो रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, है ना। आजा की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। रतूबत मुखाती, ये हम बात कर रहे हैं बलगम की। दम की भी बात होगी, देखो बिना इसके जो हम लोग दम का बात भी कर चुके। इसका मिजाज हार रतब होता है। चलो, इसका ये किस, रीना बताएगी, हार मिजाज इसका खिल्त दम का है, तो वो किस उनसुर को बिलोंग कर रहा है? आग, हवा, पानी, मिट्टी? सर आग को ना। हार रतब होता है क्या आग? नहीं, फिर? हवा को। हाँ, तो ऐसे ही याद रखना, हवा को। बिल्कुल सही। अब देखो, यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन हुआ ना, तो इस कंफ्यूजन को कैसे जिंदगी भर के लिए अलग कर सकते हैं? इस कंफ्यूजन को अलग कर सकते हैं कि भाई दम जो बन रहा है वो ऑक्सीजन के अटैचमेंट से बन रहा है ना, तो जो हवा का मिजाज होगा वही तो दम का मिजाज होगा। सिंपल है। ऑक्सीजन आएगा, आरबीसी के साथ मिलेगा, खिल्त दम बनेगा, वो आरबीसी के बारे में जिक्र हो रहा है, तो भाई उसके साथ अटैचमेंट हुआ, तो हवा का जो मिजाज होगा वही दम का मिजाज होगा। ना बलगम का हो सकता है, ना सफरा का हो सकता है, ना सौदा का हो सकता है। सिंपली एक का मिजाज याद है, दम का याद है तो हवा का याद रहेगा, हवा का याद है तो दम का याद रहेगा। क्या? हार रतब। ठीक है। अब इसमें हमको याद नहीं करना है, हमको समझना है भाई, जब ऑक्सीजन के थ्रू बन रहा है, यही तगजिया करता है, तो हरारत भी पहुंचाएगा। खून तभी, खून तर भी, अब ये खून की बात हो रही है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन शामिल है, रूह मिली होती है, दैट्स मीन्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तबई का रंग सुर्ख बू से खाली मोतदिल कामी, कोई की बात हो गई। शरियानी रंग का, अब जल्दी से बताओ, शरियानी मतलब आर्टेरियल ब्लड, वरीदी मतलब वेनस ब्लड, शोक सुर्ख, सुर्ख स्याही माइल, वरीदी खून का रंग, वेनस ब्लड, सुर्खी स्याही माहिर, दैट्स मीन्स के ब्लूइश कलर जो हम लोग को दिखता है। ये वेनस ब्लड ब्लूइश कलर क्यों होता है?
यह है जानने वाली बात, बुक में तो बस इतनी लिखा हुआ। वरीदी खून का रुख सर सुर्ख से, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। हाई कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। वेरी गुड आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक मिनट, हम थोड़ा सा एक कॉल ले लें, फिर बात करते हैं। है ना, खैर वो कोई चेन्नई से वो बुक के लिए ऑर्डर था, तो उसको कर दिया। खैर, अब ये तुमको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, जब पूरा ब्लड पढ़ेंगे तो कैसे कैसे क्या होता है। डीऑक्सीनेटेड का ब्लड है, ऑक्सीजन की कमी 3 पर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि खून की ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। फखरुद्दम, देखो अब ये पूरी थेसिस बन गई सुल्कुनिया के नाम पर। सुल्कुनिया एनीमिया है नहीं, है ना। फखरुद्दम तो फिर भी एनीमिया के इसमें आता है, बट इसमें जो है नहीं। खैर, फखरुद्दम के सूरत में खून का रंग हल्का हो जाता है, आरबीसी की कमी बता रहा है ना। खून का रंग हल्का हो जाएगा, आरबीसी कमी होगी, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। एनीमिया एक अलग 1.5 घंटे का लेक्चर है, 5 टाइप्स है उसमें, कई सारे हैं। हैजा में खून का कम, अब जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ सवाल बने। हैजा में खून का कवाम गलीज हो जाता है, ठीक है। हैजा में खून का कवाम क्यों गलीज हो जाता है? इसलिए कि जो फ्लूइड है वो पास आउट हो जाएंगे, है ना। पास आउट हैजा में, हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, इंडाइजेशन हो गया। जब कभी भी फ्लूइड ज्यादा पास हो जाएगा तो सेल तो वहीं रहेगा, तो खून का कवाम गलीज हो जाएगा, है ना। खून का कवाम गलीज हो जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिया बहुत आम बात है इसके चक्कर में। खून का नमक का बलगम जमने नहीं देता। खून का नमक, खून के नमक का क्या मतलब है? खून के नमक का मतलब है सोडियम। अब हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल सोडियम कितना होता है। रीना, याद करने की कोशिश की हो, ये सब आता है बेटा। नॉर्मल सोडियम कितना है? सर फर्स्ट ईयर के बाद ये सब रिवाइज ही नहीं हुआ सर, भूल गए। अच्छा, अब रिवाइज कर लेना, मेरी बुक में तुमको वो मटेरियल भेज दूंगा, जी है ना। 135 जी। मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए, है ना। यही नमक है। मस्त अच्छा अच्छा, कोरिलेशन से फायदा क्या है? कोरिलेशन से फायदा ये है कि आपने अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया, कभी भी एनी टाइम आप कहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं, एनी टाइम कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा कहीं वजह तो कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है मैंने देखा, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट क्लियर है तो होता है, अब वो हमेशा काम भी आता है, ठीक है। अच्छा, खून के रूप में तबीयत होती है ये। अब देखो कितना, मुझे तो ताज्जुब होता है जब मैं यूनानी पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि कितना परफेक्शन है। उरूक के अंदर खून के मुहाफिज उरूक की तबीयत होती है। इसने लिख दिया, कब लिख दिया? बहुत दिन पहले लिख दिया। आज जो है फिजियोलॉजी की किताबों में लिखा होता है। हेलो, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। एड्रेस भी भेज दीजिए, है ना, एड्रेस भी भेज दीजिए। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है, मैं करता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, तो उरूक के अंदर खून के मुहाफिज उरूक की तबीयत होती है। लिखा हुआ है कि इंडोथेलियम के स्मूथनेस, इंडोथेलियम की स्मूथनेस जो है खून को जमने नहीं देती है। फिर वो इंटरनल हम जाएंगे तो फिर होता है कि भाई जब कभी भी ब्रेक डाउन होता है तो खून के एंडोथेलियम से विल ब्रांड फैक्टर नाम की एक चीज निकलती है जो क्लॉटिंग शुरू कर देती है। उरूक के अंदर खून की मुहाविज उरूक की ये जो तबीयत कह रहा है, ये उसका स्ट्रक्चर है, जो स्मूथ स्ट्रक्चर ऑफ एंडोथेलियम है, जो खून को जमने नहीं देता, यही उसकी हिफाजत कर रहा है ना। यही उसकी हिफाजत कर रहा है जो एंडोथेलियम है, जो ब्रेक होने के बाद जो है विल ब्रांड फैक्टर निकलने लगता है, वो क्लॉटिंग के प्रोसेस को शुरू कर देता है, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। उरूक की तबीयत है, बहुत सही बात है। आज नहीं, हजारों साल पहले ये बात कर दी गई, आज भी सही है। इसलिए मुझे लगता है कि इट्स परफेक्ट साइंस।
परफेक्ट साइंस, नथिंग एल्स। बलगम का मिजाज सबको मालूम है, बारिश रतब। जल्दी से बताओ किस उनसुर के बराबर होगा बलगम का मिजाज? जल्दी पानी। बताओ। पानी, वेरी गुड। फौरन फौरन बताना इसको होता। अब हमें क्या याद रखना है कि भाई अबू सहल मसीही ने बलगम का मिजाज हार रतब कहा, ये बुक में लिखा हुआ है। कि सवाल कैसा आएगा? अबू सहल मसीही ने बलगम का मिजाज को किस खिल्त के बराबर बताया है या किस खिल्त के जैसा बताया है? अब बताओ, बुक में तो कहीं नहीं है। क्वेश्चन क्या बता? अबू सहल मसीह ने बलगम के मिजाज को किस खिल्त के तरह बताया है या किस खिल्त के बराबर बताया है? क्या आंसर होगा? बहुत आसान है। आंसर होगा, आंसर होगा हमारा दम। बदल भी जाता है, बलगम तबई ज्यादा बारिद नहीं होता, या दम के बराबर होगा। हार रतब लिख दिया, ये दम का मिजाज है। हार रतब लिख दिया, ये हवा का मिजाज है। कितने सारे सवाल बन गए। अबू सहल मसीह ने बलगम के मिजाज को बताया हवा की तरह, आग की तरह, पानी की तरह। पहले हमें याद करना पड़ेगा उन्होंने हार रतब कहा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि अच्छा इसका ये हवा के बराबर होता है या ये दम के बराबर होता है। तब अब आप सवाल कहीं से भी पूछ ले, है ना। जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तब आप सवाल कहीं से पूछ ले। खून का बनना सर आसान हो। लेफ्ट हो गया था। फिर से बता दूं? हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब सवाल कैसे आएगा कि अब अबू सहल मसीही ने बलगम के मिजाज को किस खिल्त के बराबर बताया? तो पहला आंसर होगा, उसने बताया हार रतब, तो ये दम को कौन साइड करेगा? दम के बराबर बताया। किस उनसुर के मुताबिक बताया? तो हवा के मुताबिक बताया। ये थोड़ा सा दिमाग चलाते रहना है ना। कि मसीह ने लिखा, अगर सीधा सीधा सवाल आ रहा है कि अबू सहल मसीह ने बलगम का मिजाज हार रतब लिखा, बारिश रतब लिखा, बारिश याबिस लिखा, हार याबिस लिखा, तो हम लिख देंगे भाई हार रतब लिखा। लेकिन ये आ गया कि अबू सहल मसीह ने बलगम का मिजाज किस खित को की तरह बताया, तो दम लिखना पड़ेगा। किस उनसुर की तरह बताया, तो हवा, हवा को याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब ये सब तो रटने वाली चीज है। पहले ही मैंने बताया था कि भाई ये अभी सवाल आया है एमडी के सवाल, अगर तुमने देखा हो, सबसे पहले एमडी की तैयारी करने से पहले जो है एमडी का सवाल देख लेना चाहिए क्या पूछ रहा है। अभी ये सवाल आया है कि गैर तबई कौन सा अकसाम है इसका, उसमें 4 इधर से दिया होगा। मजे के लिहाज से सर बलगम, पानी। सर पानी होगा ना उसका आंसर, आपने हवा बोला। हाँ देखो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना, क्यों बोला हवा? जी। यही तो बात है। मैंने वो बात क्यों बोली? इसलिए बोली कि नॉर्मल मिजाज जो है बलगम का वो बारिश रतब है। नॉर्मल मिजाज जो सबने जी। कहा है, सबने, ये नहीं याद रखना हमको कि बलगम का मिजाज बारिश रतब बनेगी। बलगम का मिजाज बारिश रतब है हर तरह से, है ना। हर हर हकीम कह रहा है, हर फिलोसफर कह रहा है कि बलगम का मिजाज बारिश रतब है ना, वेल प्रूफ है। लेकिन किसने उसका मिजाज बारिश रतब नहीं बताया? तो उसमें एक पार्टिकुलर इंसान है जिसको हम कह रहे हैं अबू सहल मसीही। अबू सहल मसीही ने बलगम के मिजाज को बारिद रतब नहीं कह के हार रतब कह दिया। और अच्छा। सवाल क्या बन रहा है कि अबू सहल मसीही ने बलगम के मिजाज को किसके बराबर बताया है? तो जब अबू सहल मसीह ने हार रतब बताया है, तो ये कहाँ कॉन्साइड तो करेगा? हवा जाके से। हवा से जी। करेगा। ये हर आदमी आंसर नहीं कर पाएगा, हवा से करेगा। ये कहाँ जाके कॉन्साइड करेगा? दम से करेगा। कब? जब मसीही की बात चल रही हो तब। आम बात चल रही हो तो बारिश रतब, आम बात चल रही हो तो पानी की तरह। समझ में आ रही बात ना? सिर्फ बलगम का मिजाज जी। किसके जी। तरह है? तो पानी की तरह है ना। कोई उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। लेकिन अबू सहल मसीह ने क्या बता दिया? हार रतब बता दिया। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। हार रतब मतलब दम की तरह है, हार रतब मतलब हवा की तरह है। समझ में आ रही बात? अब जी। जाके तुम, तो सर हाँ उनका अब, कोई कॉन्सेप्ट भी है कि उन्होंने क्यों उसका हारत तब बताया है और सबने अलग बताया है? हाँ ये बड़ा उनका कंसेप्ट ये था कि जिसको हम बलगम कह रहे हैं वो जनरली फंक्शन जो करता है वो एक तो खून की तरह करता है, और खून वो बन जाता है और खून से बहुत मुशाबियत रखता है। तो इसका मिजाज अलग नहीं होगा, खून के तरह ही होना चाहिए। ये उनका फंडामेंटल था। समझ गई? लेकिन शेख ने जो कंसेप्ट दिया है फैट और बलगम के रिलेशन का, तो उसमें वो अलग आ जाता है।
वो जलना आगे बताएंगे, जल सकता है, बन सकता है, नहीं होता है, बलगई मिजाज वाले मोटे क्यों होते हैं, समझ में जी गई। हाँ, वो एक जी अलग जी। इसे, हाँ अच्छा ठीक है। मजे के लिहाज से बलगम का गैर तभी अक़साम याद करना पड़ेगा। माले नमकीन को कहते हैं। चलो भाई, यहाँ पे अब आ गया हमारा क्या, हमारी बात आ गई इसकी रिवीजन की। किस गिरोह ने नमक, क्योंकि माले दिख गया हमको, किस गिरोह ने नमक, गंधक, है ना, और क्या था, रोगन को बताया है, उसको हम क्या कहते हैं, फलासफा मशाइन कहते हैं, अहले अक्सर कहते हैं, या असहाबे खलीद कहते हैं। सर वो फलासिफा मशाइन के गिरोह ने बताया था ना, देखो गलत हो गया, शायद। फिर देखती रहा करो, रिकॉर्डिंग देखती रहा करो, है ना। जी फलासफा मशाइन 4 बताया, फलासफा मशाइन और अनासिर अरबा दोनों एक है, ठीक है। फलासफा जी मशाइन, अनासिर अरबा, यानी कि जो यूनानी कंसेप्ट है वो फलासफा मशाइन, 12वां गिरोह अनासिर अरबा। गंधक, नमक और रोगन की बात जो करी है वो अहले अक्सीर ने करी। अच्छा हाँ, याद रखिएगा। अच्छा, जी बलगम हामिज, हामिज का मतलब खट्टा होता है, बारिद या हर खट्टी चीज बारिद होती है, सिर्फ हर खट्टी चीज, जितनी खट्टी दिया है, इमली बारिद है ना, आंवला बारिद है, खट्टी चीज बारिद होती है। तो जहां पे हामिज जिसको हम खट्टा कह रहे हैं वो बारिद होगा। कोरिलेशन दवा से लेकर के, खिल से लेकर के बीमारी तक, है ना, बीमारी तक हामिज खट्टे को कहते हैं, ये बारिद होगा। और जितनी मीठी चीज होती है वो हार होती है। तो जो जब बलगम हलू, हलू से बना हलवा, हलवा मतलब मीठी चीज, ये वर्ड है। हुलू मतलब मीठा, और जो मीठी चीज होगी उसको हम लोग कहते हैं हलवा। वो अरबी के वर्ड से चला आ रहा है, वहां से ओरिजिन है उसका। हुलू मतलब मीठा, और हलवा जो होगा मीठा होगा। कोई हलवा नमकीन देखी हो? नहीं। हलवा नहीं देखी हो, क्यों? क्योंकि हलवा तो इसीलिए कहलाएगा जब वो मीठा हो, क्योंकि हुलू के वर्ड से बना है वो, और हुलू मतलब होता है मीठा, उसी से बना है हलवा। देखो तुम्हारी एक किचन की बात समझ में आ गई। तो बलगम, हुलू, मीठा, और हर मीठी चीज जो होती है वो हार होती है ना। जैसे शहद लें, हार होता है जो भी निकल। तो हमें याद रखने के लिए, जब बलगम हुलू की बात होगी तो हार, माले की बात होगी तो हार, बीच में सब बारिद। सवाल आया था कि इनमें से कौन सा बलगम गैर तबई की किस्म है। इसमें से एक दिया हुआ था, बाकी जो था वो कवाम के लिहाज से था। तो बलगम के मजे के लिहाज से 5, और कवाम मतलब उसका टिंचर कैसा है ना, उसका टेक्सचर कैसा है। मजा तो अलग चीज होगी, टेक्सचर कैसा है तो उसके 4। पानी की तरह टेक्सचर है तो माई, माई से पानी। सबसे सवाल आएगा सबसे ज्यादा रकीक, अब सवाल कहीं लिखा नहीं रहेगा, सवाल आएगा सबसे ज्यादा रकीक बलगम कौन सा है। बलगम माई, बलगम जस्सी, बलगम खाम, बलगम जजादी। फौरन दिमाग लगा देना है कि पानी सबसे पतला रहता है, तो हम बलगम माई में ही आंसर लगेगा, है ना। पानी में हम मिलाओ तो जस्सी है, नहा चूनी की तरह। खाम है तो रकीक हो गया, बलगम जजादी है तो पिघली हो गई। तो माई जो है वो एकदम पानी की तरह होगा, तो इस सबसे ज्यादा रकीक होगा। नाम से ही पता चला, जस्सी चूने के माने में आता है, खाम मतलब कच्चे के माने में आता है, जजादी मतलब पिघला हुआ शीशा के माने में आता है। ये 4 हो गए। अच्छा, फिर हम लोग कभी कभी मॉडर्न भी बीच में पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे तो उसमें भी 1 कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब 1.5 घंटा गया। अच्छा, बुक के लिहाज से मंथन है, खून बन जाना सबसे पहला काम है, खून बन जाना, इसीलिए वो हारतब एक बार मसीह ने बता दी। असलिए जितनी भी व्हाइट कलर की बीमारी होगी सब बलगमी है। फॉर एग्जाम्पल बर्स, बर्स जो है, बर्स किसको कहते हैं मालूम है ना? बर्स कहते हैं व्हाइट टीले पैचेस। को। हाँ, विटिलो कहते हैं। जाहिर सी बात है, अब इस बर्स में होता क्या है, व्हाइट पैचेस पड़ते हैं। व्हाइट पैचेस में क्यों पड़ रहा है व्हाइट पैचेस? वही बात हुई कि कुव्वत मुगैयरा जो है मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, मेलानिन बन नहीं रहा है, तो बर्स हो रहा है। तो व्हाइट पैच हो गए तो बलगमी हो गया, असलिया होगा व्हाइट, ये हो गया। सर बर्ड्स के साथ हमेशा एक वर्ड आता है ना, बर्ड्स वो बहक ऐसा कुछ, हाँ, बर्स व बग दोनों अलग अलग है। वो एक क्या साथ होते हैं? एक साथ लिखा हुआ जरूर है, लेकिन बर्स अलग चीज है और बहक अलग चीज है। एक विटोलिगो होता है, एक लिकोडर्मा होता है। अच्छा बर्स और बहक अलग चीजें, बहक तो ठीक हो जाता, बर्स नहीं ठीक होता, है ना, अभी भी। अच्छा, अब खिलते सफरा में जब हम आएंगे
तो सफरा का मिजाज सबको मालूम है, हार याबिस किस उनसुर को बिलोंग करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस उनसुर को बिलोंग करेगा, सफरा किस उनसुर को बिलोंग करेगा, जल्दी बताओ। सफरा बिलोंग करेगा आग को, आग भी हार याबिस। तो अब आग और सफरा का जो जो प्रॉपर्टीज आग की होगी, याद नहीं करना है, जो प्रॉपर्टी आग की होगी वही प्रॉपर्टी सफरा की होगी। क्यों कि दोनों का मिजाज कोइंसाइड कर रहा है। तो आग की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें खुश्की होती है, तो सफरा में भी खुश्की होगी। तो जब सफरा में खुश्की होगी तो इसके कंप्लेन भी खुश्की वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल गर्मी होती है, तो सफरावी मिजाज वाले को गर्मी ज्यादा लगेगी, सफरावी मिजाज वाले को प्यास ज्यादा लगेगी, आग की प्रॉपर्टी है। सफरावी मिजाज वालों को गुस्सा ज्यादा आएगा, सफरावी मिजाज वाले तेज चलेंगे, सफरावी मिजाज वाले दिमाग उनका बेहतर होगा। सफरावी मिजाज वाले को क्योंकि रतूबत की कमी है तो इनका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। और सफरावी मिजाज वाला है तो चिड़चिड़ा होगा। सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉन्साइड करेंगी इनकी बीमारी, यानी कि अब इनको गर्मी में ज्यादा परेशानी होगी, जाड़े में ठीक रहेगा मौसम। अच्छा। और हाँ, दुबला पतला होगा, लंबा दुबला होगा। पतला होगा, फैट नहीं जमा होगा। फैट क्यों नहीं जमा होगा, आग है उसके अंदर, आग उसके अंदर है। यही यही इब्न सीना भी कहा है, क्योंकि उस इंसान की प्रॉपर्टी आग से मिलती है तो वो फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगी। और अब देखो इसका मॉडर्न कंसेप्ट कितना अच्छा है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर हरारत कम होती जाती है, बीएमआर कम होता जाता है। तो फैट डिपोजिशन बढ़ता है, घटता है, जैसे जैसे बढ़ता उम्र बढ़ता है। तो कितनी ज्यादा जो साइंटिफिक बातें 1000 साल पहले इब्न सीना ने कही कि भाई फैट का डिपोजिशन सफरावी मिजाज वालों में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सफरावी मिजाज है आग के तरह, आग के मतलब होता है हरारत, और हरारत जो है उस फैट को जमने नहीं देगी। इसीलिए यंग एज में आदमी दुबला पतला रहता है, फैट नहीं जमता। एजेड होते जाएंगे, बीमार कम होता जाएगा, हरारत कम होती जाएगी, मोटापा बढ़ता जाएगा। 2 ही रोटी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। 14-15 साल के हैं, 4-5 रोटी खाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। ये फर्क आने लगता है, और ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है। और जिसका पर्टिकुलर सफाई मिजाज है तो उसमें फैट नहीं जमेगा और जमना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि क्योंकि बलगमी मिजाज में हरारत कम होती है तो उसमें फैट आसानी से जमता है, इसीलिए मोटे लोगों को बलगमी कह दिया जाता है। मोटे लोगों को बलगमी कह दिया जाता है क्योंकि उसमें फैट। ये सब तो याद करने वाली। तहरीक अमा तगजुल अजमा है, ये बाइल का है ना। बाइल, बाइल का मेन फंक्शन बताओ, ये बाइल की प्रॉपर्टी। तहरीक अमा तफसील अलमा, तहरीक मतलब हरकत देना, तहरीक पहुंचाना, और तफसील मतलब धुलना, है ना। अंदर चलते रहता है, बाइल है, डाइजेस्टिव चीजें हैं, एंजाइम्स हैं। इसमें एक और बात है, अब हमें ये बताओ कि किस जूस को हम बाइल के अलावा किस किस जूस को सफरा में शामिल कर सकते हैं बाइल के अलावा। एग्जाम्पल है हमारा सलाइवा, एग्जाम्पल है हमारा गैस्ट्रिक जूस, एग्जाम्पल है हमारा पैनक्रेटिक जूस, एग्जाम्पल है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर गैस्ट्रिक जूसेस। वेरी गुड। गैस्ट्रिक जूस क्यों भाई, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का पीएच बहुत कम होता जी। है ना। और वो हर काम करती है जो काम हम इसमें हरारत वाली चीजों से ले सकते हैं। वो बैक्टीरिया को मार देती है, वो एंजाइम्स को बेहतर वर्क कराती है, वो जो है जितने भी हम मीट उट खा रहे हैं उसको गला देती है, इवन लोहा भी खा लें उसको भी गला देती है। तो हम गैस्ट्रिक जूस को एज ए सफरा कह सकते हैं, बाइल तो है ही। बाइल का पिन पॉइंट फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट, वर्क ऑफ लाइपेज, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा, आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफिकेशन होगा। अच्छा देखो फिर आज पता नहीं खत्म होगा कि नहीं। हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक जूस धुल देता है, सफरा हलाकत दीदाने अमा है। भाई हलाकत दीदाने अमा तो गैस्ट्रिक जूस ही करेगा ना, गैस्ट्रिक जूस ही मारता है, उतने सारी एसिडिटी रहती है, सब मर जाते हैं। माने उफूनत है, उफूनत से बताता है, सफरा मैदा में गर्मी पैदा करता है। ड्यूडनल तुम फाइनल सबका हो चुका है सारे लोगों का।
है ना। दो दो तरह के अल्सर होते हैं, ड्यूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर। हाई सिक्रेशन ऑफ द HCl कौन सा पैदा करेगा, या दोनों को पैदा कर सकता है? सर हाई फिर से रिपीट कर दीजिए। हाई सिक्रेशन ऑफ HCl may produce gastric ulcer, duodenal ulcer, both, none of the above. अच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर का मेन कॉज क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है? भूल गए? अच्छा बता देते हैं, H. pylori, नाम सुना होगा। जी H. pylori मेन कॉज करता जी। है। अच्छा ठीक है, सफरा गैर तभी, अब वहां भी जैसे सफरा गैर तभी था, इसको याद करने का तरीका बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। सफरा गैर तभी, सफरा मुहैया, मुर्रा सफरा, सफरा मोतरका, सफरा कुर्रासी। जैसे बलगम गैर तभी था कवाम के लिहाज से, इसमें कवाम हो या मजे के लिहाज से नहीं, इसमें सीधे डायरेक्ट है सफरा गैर। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा सफरा गैर तबई कितनी किस्म की होती है, 4। याद कैसे करेंगे, मुहैया, मुर्रा, मोहतरका, कर्रासी। बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान बना देता हूं मैं। सिर्फ हमें एक चीज याद करनी, क्या याद करनी है, हमें याद करना है मुर्रा सफरा, बस हमें याद करना है मुर्रा सफरा जिसमें रकीक बलगम मिला होता है। क्यों याद करना है आसान है, मुर्रा रकीक, मुर्रा रकीक, मुर्रा सफरा रकीक बलगम, रे और रे को मिला दो, मुर्रा में रे आ रहा है, रकीक में रे आ रहा है, तो उस रे और इस रे को मिला दो, मुर्रा सफरा मतलब रकीक बलगम। ये एक बात याद कर लिए, जब ये याद कर लिए तो सफरे मुहैया में जाहिर सी बात है गलीज बलगम का जिक्र आ जाएगा, उसका उल्टा। मोहतरिका का मतलब होता है जला हुआ, जिसमें इhtiraक पैदा हो, इसको कुछ याद करें। कुर्रासी जंजारी जिसका जो है रंग ही बदल गया हो, गहरा सब्ज हो गया हो। एक याद करेंगे सब याद रहेगा, मुर्रा सफरा में रकीक बलगम मिल गया, कंफ्यूजन खत्म, मुहैया में गलीज बलगम मिल जाएगा, एतराकी में तो एतराक होना है, मोतरिका में जला हुआ है, कुर्रासी में सब्ज रंग का होना है, सब याद हो गया। आज याद हो गया समझ करके फिर जिंदगी भर याद करने के, हमसे कभी पूछोगे बता देंगे, तुमसे कभी पूछेंगे बता देंगे, तुमसे कभी पूछूंगा बता दोगी। क्यों, सर ने बताया मुर्रा से रकीक बलगम बस याद रखना है, मुर्रा से रकीक बलगम मिला हुआ हो, मुहैया से जाहिर सी बात है उलट जाएगा, गलीज हो जाएगा, एहतराक मतलब जिसमें एहतराक हो, कुर्रासी जो सब्ज रंग का हो गया, खत्म हो गई बात। अमराज सफराई आई, यरकान पता ही है, जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस क्या साइन है कि डिजीज है, जल्दी बताओ। डिसीज। जॉन्डिस साइन है ना, पता है, इसे जॉन्डिस मेडिसिन साइन। में पढ़ा गया होगा तुम लोगों को, जॉन्डिस इज अ साइन। डिजीज जो है वो है हेपेटाइटिस, बहुत सी बीमारी में जॉन्डिस मिल सकती है, किसी भी इसमें बिलिरुबिन का वो बढ़ जाएगा, जॉन्डिस मिलेगी। इसमें भी हेपेटाइटिस कई तरह के, इवन भाई एक्स्ट्रा अगर एक्सेस आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, जॉन्डिस मिल सकता है। एक्सेस आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है किसी वजह से, तो जॉन्डिस मिल सकता है, बीमारी थोड़ी हुई, साइन हुई। कई तरह के प्री हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट, ये सब साइन को डिफाइन करता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। किस किस तरह से हमको जॉन्डिस के साइन मिल सकते हैं। कितने बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो जॉन्डिस दिखने लगता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाती है कि हमें जॉन्डिस दिखने लगता है। एक तो पहले सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू मालूम होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 1 मिलीग्राम, 1 से 2 में सब क्लिनिक नहीं दिखेगा, जब मोर देन 2 मिलीग्राम हो जाएगा तो सर वो दिखने 3 से लगेगा। ज्यादा हो जाता है। कितना, 3 3, से जब हाँ, ज्यादा हो जाता है तब तो दिखने लगता वो दिखने लगता है एक, और ये जॉन्डिस है ना तो दिखने लगता है, पता चलने लगता है। अब ये जितनी भी जॉन्डिस से रिलेटेड बीमारियां, यरकान हसातुल कबिद, हसातुल कबिद क्यों कह रहा है ये, हसातुल कबिद जो भी कोलियोलिथेसिस हो रही है, ये भी हमारा किसमें बाइल बनना वो हो जाएगा, तो फिर कॉलन सफरावी, सफरा मिला हुआ है, तो हमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है, जहां असफर लगा हुआ है वो तो सफरावी हो गई, हमें याद रखना है कि हसातुल कबिद यानी कि कोलियोलिथियसिस, जरूरी नहीं है हसातुल कबिद लिख के आए, लिख के आ सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन, है ना, किसमें आता है तो अमराज सफराविया में आता है, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो अमराज सफराविया में आता है,
सौदा के बारे में ज्यादा कुछ लोगों को पता नहीं है। हाँ, ये पता है कि सौदा का नहीं लिखा, मिजाज बताया नहीं। सौदा के जितनी भी ब्लैक चीजें सब सौदा है, जितनी भी ब्लैक चीजें सब सौदा है ना। और ये कौन से गजा किसको पचाएंगे? जो ब्लैक है, चाहे हमारा आयरिस मसल्स हो। आयरिस मसल कहाँ होती हैं? अभी बहुत आसान सवाल हो जाते हैं। आयरिस मसल कहाँ पाई जाती है? आंख में, कान में, नाक में, मुंह में कहाँ होता है आयरिस मसल? अरे आई जल्दी, में। आई में होता है। कलर बनाता है, मेलेनिन होता है, मेलेनिन। तो जितनी ब्लैक चीजें हैं वो सबका तगजिया सौदा करेगा, चाहे बाल हो, चाहे आयरिस मसल्स हो, चाहे जो भी ब्लैक, चाहे वो आपका मस्सा हो, चाहे तिल हो, चाहे ब्लैक कलर के वॉट्स हो, वो सबका तगजिया सौदा करेगा। खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सौदा जो है चारों तरह के खिल से बन सकता है जलने के बाद। देखो, मुर्रा याद कराने का क्या फायदा हुआ? मुर्रा सौदा, वो सौदा, मुर्रा सौदा कहते हैं सौदा सफरावी को। कैसे याद करेंगे? ये सफरा जो है सबसे पतला है, रकीक तारा। वहां अगर आपने यहाँ रकीक याद किया था तो यहाँ भी ये काम आ रहा है। मुर्रा सौदा मतलब जहां रकीक का जिक्र हो, तो रकीक कौन है? सफरावी है। तो सौदा सफरावी को हम मुर्रा सौदा कहेंगे। समझ में आ रही बात? जी। कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां हमने रकीक बलगम पढ़ लिया, मुर्रा था, यहाँ गए वही रकीक की बात होगी, तो मुर्रा सौदा कहेंगे। सौदा सफरावी को, सफरा सबसे ज्यादा रकीक है, इसीलिए उसको मुर्रा सौदा कह रहे हैं। दमवी को नहीं कह रहे हैं, बलगमी को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो रकीक है सबसे ज्यादा। और एक बार रकीक बलगम का जिक्र हो चुका है मुर्रा इसमें, इसलिए यहाँ पे ये बात आ रही है। तो सौदा जो है चारों इससे बन सकता है। फायदा वही, कवाम को गलीज करेगा, और हड्डी, गजरूब, रबात आदा में सलाबत व गज्जत की वजह से सौदाई है। जितनी ब्लैक बीमारियां हैं सब सौदावी होंगी। अरकान सौदावी, सरतान। खत्म। कोई कंफ्यूजन हो खिल से रिलेटेड तो पूछ लो, क्लास खत्म होने वाली है। सर एक बार गैर तबई से क्या मुराद है वो बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड। गैर तबई, गैर तबई से सीधा मुराद है कि एक होता है तबई, मतलब है जो जो तबीयत के लिए फायदेमंद हो, और गैर तबी का मतलब है जो तबीयत के लिए नुकसान दे। तो कोई भी एबनॉर्मल चीज को हम गैर तबई कहते हैं। समझ गई? गैर तबई किसको कहते हैं? एबनॉर्मल चीज को। जी। यानी कि सफरा नॉर्मल सफरा है। नॉर्मल का मतलब है उसका अमाउंट भी नॉर्मल होना चाहिए, और उसका कैफियत यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सेस आयरन खा लें तो साइड्रोसिस हो जाएगी, या एक्सेस विटामिन डी ले लें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो गैर तभी कब कहेंगे? या तो वो अमाउंट में ज्यादा हो गई है, या वो अपने कैफियत में ज्यादा हो गई। कोई भी चीज जो तबीयत के लिए नुकसानदेह हो, गैर तबई कहलाती। सीधा सीधा मतलब है। तो सफरा यानी कि जितने तरह के सफरा है ये गैर तबई है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बॉडी में नहीं होने चाहिए। बनेंगे तो बीमारियां पैदा होगी। जितने भी गैर तबई बलगम है उसमें आएगा। कवाम के लिहाज से गैर तबी बलगम, बू के लिहाज से गैर तबी बलगम। गैर तबी का मतलब समझ गई है ना? जी जो जी। तबीयत को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे अपने मादे के लिहाज से, चाहे अपने अमाउंट के लिहाज से, तो सब गैर तबी के अंदर आएगा। अब देखो, इसमें सफरा मुहैया में गलीज बलगम मिला हुआ है। भाई सफरा के साथ बलगम क्यों मिला हुआ है? तो गैर तबई हो गया। सफरा को सफरा होना चाहिए, है कि नहीं? सफरा के जी साथ बलगम मिल गया तो गैर तबई हो गया। सफरा को सफरा की तरह होना चाहिए, सौदा को सौदा की तरह होना चाहिए। उसके अंदर सफरा मिल गया तो मुर्रा सफरा हो गया। गैर तबी कहते हैं नुकसानदेह चीज को जो तबीयत को नुकसान पहुंचा सके, उसी को गैर तबी कह जाता है। और मिजाज जब गैर तबी हो जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, सुए मिजाज। ठीक है, चलो। जी। अब मैं इसके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना, किसी और को भेजना हो भेज देना। और कल हम लोग पढ़ेंगे आजा। कल मीन्स परसों, या कल भी। मैं वैसे नोटिफिकेशन में दे दूंगा, जो लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं उसमें जो है, और उसमें डाल भी दूंगा। आजा के बारे में फिर मॉडर्न और यूनानी दोनों डिस्कस होगा। जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।